चलिए आते हैं, मीनाक्षी कुड हैव सेंट ए रिप्लाई। तो देखिए मॉडल के बाद हैव के बाद V3, तो V3 जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसका एक्टिव वॉइस में आपको V3 नजर आए तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा बीन प्लस V3। ये कुछ नियम फिक्स्ड है बेटा, ये पैसिव वॉइस। तो बीन प्लस V3 देखो कहां कहां पर है, क्योंकि V3 आया है नहीं, तो बीन सेंट कहां कहां पर है। तो हमने देखे बी सेंट है, बीन नहीं है, तो ये गलत। और सबसे पहले वर्ब देखा करो, सबसे पहले वर्ब देखा करो। और यहां पर बीन सेंट ये हो सकता है, यहां पर सेंट है लेकिन बीन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आगे बीन सेंड, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें बीन के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये एरर। तो देखिए ये गलत हो गया, तो आंसर आ गया ये, है ना, कितना इजी हो गया। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, वर्ब को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हाँ जी, तो बेटा अब जो क्लास है ना बेटा, आपको बेसिक्स मजबूत करना है, और जो चीज समझ में नहीं आती आपको उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा। जो डाउट सेशन है उस डाउट सेशन में आपको मेरे से अपनी उस पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगर समटाइम्स बच्चा कहता है सर मेरे को इंग्लिश वीक है, समटाइम्स मेरे से बच्चा कहता है सर इंग्लिश वीक है। अब एक बात बताओ, इंग्लिश में तो टेंस भी है, वॉइस भी है, नरेशन भी है, पॉजिटिव भी है, कंडीशनल भी है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। इंग्लिश में तो बहुत कुछ है, इंग्लिश में तो बहुत कुछ है। अब बताओ ऐसा क्या सेंटेंस, कोई भी टीचर ऐसा क्या सेंटेंस बोल दे कि आपकी ये इंग्लिश एक साथ ठीक हो जाए, नहीं हो पाएगी ना। तो इसके लिए बेटा पहले स्टेप बाय स्टेप करना होता है, स्टेप बाय स्टेप है हमारा, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट है। सबसे पहले टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को पूरा करो, टॉपिक वाइज, टेंस, वॉइस, नरेशन, पॉजिटिव, कंडीशनल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टॉपिक वाइज सोल्व करो। हाँ, टॉपिक वाइज जब आप सोल्व कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, टॉपिक वाइज सोल्व कर रहे हो और अगर उसमें प्रॉब्लम आता है वो आप डिस्कस करो, तो वो लॉजिकल क्वेश्चन है। ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो अब एक सेंटेंस में नहीं हो सकता बेटा, रोजाना क्लास में आना पड़ेगा। रोजाना क्लास में जो बताया जा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है तो रोजाना डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा बेटा। हाँ जी, रवीना आस्क्ड मी इफ आई हैड हर मेड्स नंबर। अब ये नरेशन है, तो अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थ ये होता है कि ये आंसर है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि ये आंसर है, इसका अर्थ है कि मुझे अब क्वेश्चन लेना पड़ेगा। अब इसमें से मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसका आंसर ये है, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें से आपको एक चुनना है जिसका आंसर ये है। तो उसने कहा रवीना आस्क्ड मी, तो रवीना आस्क्ड मी मतलब ये पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न पूछा गया है तो रवीना आस्क्ड मी ये हो सकता है, आस्क्ड मी को आस्क्ड मी कर सकते हैं, रवीना आस्क्ड मी को आस्क्ड मी कर सकते हैं, रवीना सेड टू मी को भी आस्क्ड मी कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन रवीना आस्क्ड टू मी नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, तो इसका मतलब है डी है, डी की बैंड बच गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इफ लगाया, इफ का यूज हम कब करते हैं, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब इफ का यूज करते हैं। तो भाई ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये भी हेल्पिंग वर्ब से, ये भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन डज यू, भाई डू यू होता है, डज यू थोड़ी होता है। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट। तो इससे समझ में आया कि ये तो गलत है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू, तो इसका मतलब है इफ ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। आगे हेड दे रखा है, अब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म है। पर बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती कहां से, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आंसर आता कहां से है, ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 V5, और अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं
तो हमें डूडस चाहिए होगा। तो जब प्रश्न पूछ रहे हो तो डूडस चाहिए, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो तो डूडस चाहिए। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आंसर होगा। तो हमने देखा ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यही है। डू यू हैव माई मेड्स नंबर, तो आंसर हो जाएगा ए। हाँ, थैंक यू मेरे बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा ये मेरा ना वैसे जो डाउट सेशन है क्लियर है ना बच्चे, ये मैं आगे बढ़ रहा हूं है ना, आंसर क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, इतने आप ये करो, अगला भी नरेशन का। बेटा मेरा जो डाउट सेशन का जो टाइम है आजकल जो चल रहा है वो 3 से 4 चल रहा है, और ये समय समय पर बदलता रहता है। और ये बेटा ग्रुप के अंदर आ जाता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह कि मेरा टाइम क्या रहेगा। फिलहाल मेरा जो टाइम चल रहा है वो 3 बजे चल रहा है, 3 से 4 के बीच में मैं मिल जाता हूं। ठीक है, रिसेप्शन पर कैंपस 2, सॉरी कैंपस 3 रिसेप्शन पर 3 से 4 के बीच में। ठीक है बच्चे, आंसर दीजिए। बेटा ये इंक्वायरी, मेरे दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? कुमार, योगेश कुमार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, ये इंक्वायरी काउंटर नहीं है। सीएमसी का नंबर लो बेटा, उधर कर लो, क्योंकि मैं ना प्रश्न सोल्व कर रहा हूं। अगर मैं आपकी इंक्वायरी का जवाब दूंगा ना बेटा मेरे भाई, फिर इस क्लास का मकसद जो है वो हम डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने पॉइंट से। जो हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सोल्व करने का, वो नहीं हो पाएंगे। सीएमसी का नंबर लो, एक बार फोन करो, तो बेटा जिसका जो काम उसी से करवाओ। जैसे छोटी सी बात, अब कोई मुझसे यहाँ पर मैथ के प्रश्न पूछे तो यार ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं होगी। इसी प्रकार से मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैनेजमेंट ही दे पाएगा। तो आप प्लीज मेरे दोस्त, आप वहीं पर पूछो कि कौन सा बैच कब आ रहा है, क्या डेट को आएगा, क्या टाइमिंग में आएगा, है ना। मैं इधर दूंगा तो बेटा फिर मैं इनका क्वेश्चन का आंसर दूंगा या मैं उसका आंसर दूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। 45 मिनट की क्लास है बस। ठीक है बच्चे, हाँ जी, ओके आगे बढ़ते बेटा। देखिए ही सेड टू हिम, मतलब ऐसे मानो राम ने रवि से कहा, तो ये हिम ही राम है, ये हिम जो है रवि है। तो राम ने रवि से कहा, उस लड़के ने दूसरे लड़के से कहा इज योर नेम नॉट अहमद, कि क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है? जैसे क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है? मैं अपनी बात करूं, हाँ मेरा नाम अहमद है, मैं नासिर अहमद हूं। तो क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है? तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। At the end of the sentence there is question mark, but this shows कि it is interrogative sentence। अगर ये interrogative sentence है तो मीन्स ये इंक्वायरी कर रहा है, ये कुछ पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो इंक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सेड टू को इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे, लेकिन सेड का सेड नहीं रहेगा तो ये दोनों तो गए। सेड का सेड नहीं रहेगा, इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायर्ड हो गया, आस्क्ड हो सकता था। अब कोमा इन्वर्टेड कॉमास की, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम इफ या वेदर लगाते हैं। तो यहां पर इफ और वेदर है ही नहीं, इफ और वेदर में से कोई नहीं है, तो ये भी गया। तो आंसर ये रहा, क्योंकि वेदर ये रहा। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ क्लियर हुआ ना बेटा, समझ में आ गया ना आंसर कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है? रीडिंग स्किल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीडिंग स्किल से है। रीडिंग स्किल आपकी रीडिंग की जांच, आपकी रीडिंग की जांच जिसे हम कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। इट इज सेंटेंस अरेंजमेंट। और मैंने इसका तरीका आपको बताया है करने का, कि वो तरीका ये है कि सबसे पहले इसकी सीक्वेंस देखा कीजिए। सबसे पहले इसकी सीक्वेंस, जैसे हमने कहा क्यू पी पी एस, तो शुरुआत किससे हो रही है? क्यू पी पी एस। तो देखो पहला तो ये है, ये पहला है। अब मुझे दूसरा ढूंढना है, तो दूसरा या तो क्यू हो सकता है, दूसरा या तो पी हो सकता है, पी हो सकता है, और दूसरा या फिर एस हो सकता है। दूसरा आर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर तो ऑप्शन में ही नहीं ना, आर से तो शुरुआत ले ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है वी आर एनकरेज्ड। इसका मतलब है ये जो वी आर एनकरेज्ड है, इसके बाद आप आर को ना लेकर इन तीनों में से एक को लेंगे। आर को ना लेकर इन तीनों में से एक को लेंगे। अगर आप
थोड़ा सा ग्रामर मजबूत रख रहे हैं तो एक एक करके देखें तो वी आर एनकरेज, तो ये बी प्लस V3 है तो इट इज पैसिव वॉइस कि वी आर एनकरेज, हमें एनकरेज किया जाता है, हमें एनकरेज किया जाता है। तो अगर मैं इसे लेता तो बेटा ग्रामर थोड़ी हो तो टू हेल्प, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि वी आर एनकरेज्ड, भाई हमें एनकरेज किया जाता है, हमें एनकरेज किया जाता है टू हेल्प द नीडी, टू हेल्प द नीडी। तो मैं ऐसे बोलूंगा तो बात समझ में आती है, वी आर एनकरेज। अगर मैं स्ट्रक्चर के बाद अगर वर्ब लगाऊंगा तो बिना टू के नहीं लगा पाऊंगा, तो मुझे टू देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर टू नहीं है, इसका अगर यहां पर टू नहीं है तो इसका अर्थ है कि जो पी है पी दूसरा नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि जो पी है पी दूसरा नहीं हो सकता। अगर पी दूसरा नहीं है तो बेटा पी तो दो हैं तो ये दोनों कट गए, पी दूसरा हो नहीं सकता। ग्रामर थोड़ा सा ग्रामर मजबूत हो, बात समझ में आ जाएगी। वी आर एनकरेज्ड, हेल्प नहीं होगा, वी आर एनकरेज्ड टू हेल्प हो सकता है एक बार को, तो ये गलत हो गया। अब आते हैं तो अब आते भाई ये कर नहीं सकते, इसे देखो वी आर एनकरेज्ड लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल्स। बेटा वी आर एनकरेज्ड लर्निंग, तो बेटा वी आर एनकरेज अगर पैसिव वॉइस होगा तो उसके बाद हमें इंफिनिटिव लेना होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड नहीं लेना होता। तो बेटा इसका मतलब है आप एस भी नहीं ले सकते क्योंकि लॉजिकली मीनिंग वाइज ये ठीक नहीं है, इसका मीनिंग ठीक नहीं आ रहा है, ग्रामर भी गलत और ये भी गलत। तो अब इसके बाद आप इसे भी नहीं ले सकते, तो अगर एस भी गलत हो गया तो एस तो ये भी गलत। तो देखो हमने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड, हमने 3 गलत काट दिए तो आंसर ये रहा, बिना पैसेज पढ़े आंसर आ गया। अब इसे जज कर लो QSPR, अब इसे जज कर लो QSPR, तो ये अगर पहला है तो Q दूसरा होगा, S तीसरा होगा और P चौथा होगा और R पांचवा होगा। हो गया? तो अब देख लो QSPR पहला, हमें एनकरेज किया जाता है और देखो ये पैसिव वॉइस है तो बाय आ गया, बाय प्लस ये डूअर, बाय प्लस हाउ वुमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, तो मतलब इस ये पैसिव वॉइस है, बाय प्लस डूअर है कि हमें एनकरेज किया जाता है किसके द्वारा, बाय किस चीज के द्वारा हम एनकरेज होते हैं, बाय किस चीज के द्वारा, हाउ वुमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, कि किस प्रकार से जो विमेन है औरतें हैं ऑनलाइन को अपना रही हैं। एम्ब्रेस वैसे गले लगाना होता है लेकिन यहाँ पे अपनाने की सेंस में कि हम एनकरेज होते हैं कि यार किस प्रकार से जो औरतें हैं एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, वो एम्ब्रेस कर रही है, गले लगा रही है, अपना रही है ऑनलाइन लर्निंग को, वो किस प्रकार से जो विभिन्न है ऑनलाइन लर्निंग को अपना रही हैं, किस लिए, टू डेवलप न्यू स्किल्स, ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। दैट कैन, अब कैन मॉडल है, अब मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो दैट कैन है, जो उनकी मदद करता है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होता है बढ़ाने में, दियर रिटर्न टू, उनके बढ़ाने मदद करता है, दियर रिटर्न टू वर्क, जो उनकी मदद करता है कि वापस काम की ओर आ जाएं, एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी, और वो प्रमोट कर पाए जो आर्थिक रूप से पैसों का आवन जावन है उसको वो प्रमोट कर पाए। दैट्स इट, दिस इज द मीनिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इस तरीके से आंसर दें आप, इनका कोशिश करें। और भी बेटा क्लोज टेस्ट के लिए ना मैं तुम्हें बात बताऊं, ब्रिजेंट राजपूत, मैं क्लोज टेस्ट की आपको बात करूं तो परसों से मैं क्लोज टेस्ट को सोल्व करने का तरीका बताने जा रहा हूं, जो CMC की ऐप पर रीडिंग स्किल का एक आपको सेगमेंट नजर आएगा, रीडिंग स्किल, उसके अंदर मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट करवा दिया, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सिखा दिया। अब उसके अंदर में परसों पहली क्लास डलेगी हाउ टू सोल्व क्लोज टेस्ट, उन क्लासेस को देख लीजिएगा। 10 से 12 क्लासेस परसों से शुरू हो रही है, परसों पहली क्लास है, 10 से 12 क्लास में मैं आपको क्लोज टेस्ट सिखाना, करना, सोल्व करना समझा दूंगा। ठीक है बेटा, क्लोज टेस्ट। चलिए 5वें का आंसर, दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स। तो बेटा यहां पर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है प्रेपोजिशन, उचित प्रेपोजिशन फिल कीजिए। यहां पे प्रश्न आया प्रेपोजिशंस, तो कहता है दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव ऑन लाइफ। तो बेटा ओके, इंफॉर्मेटिव ओके ऑन लाइफ एंड इन रोमन टाइम्स। तो अगर मैं ऑन बोल रहा हूं ना तो ऑन कब लगता है, ऑन तब लगता है जब हम किसी के रिगार्डिंग उस पर कुछ लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं किसी चीज के बारे में।
तो तब ऑन लगता है नहीं, लेकिन ये उसकी बात नहीं कर रहा, यहां पर जो बात कर रहा है वो अबाउट की बात कर रहा है। यहां पे सी आएगा, मीनिंग के हिसाब से जो अबाउट आएगा कि ये जो ड्रामा है पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव है कि अबाउट लाइफ, कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है लाइफ के बारे में। ये लाइफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है इन रोमन टाइम्स। रोमन टाइम्स में, रोमन के समय में, रोम साम्राज्य के समय में लोगों की जो जिंदगी थी उस जिंदगी के बारे में ये ड्रामा पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मैसेज, दिस सेंटेंस। हाँ, तो बेटा किम जोंग मैं परसों से सॉल्व करना शुरू करूंगा, तो वो आप जरूर अटेंड करना क्लास। और उसमें जो दिक्कत आती है मेरे से आप पर्सनली उसमें आकर मिलो डाउट सेशन में। अरुण एंड हिज वाइफ वर डैश ए बेबी बॉय आफ्टर 18 years ऑफ देयर मैरिज। बताइए, डिलाइटेड विद, प्रिपेयर विद, प्रोवाइडेड विद और ब्लेस्ड विद। तो बेटा इसी को कहते हैं कोलोकेशन, इसी को कहते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशंस क्या होते हैं? फिक्स्ड फ्रेजेस। कोलोकेशंस होते हैं फिक्स्ड फ्रेजेस, जो चीजें फिक्स्ड है वो कोलोकेशंस होते हैं। जैसे नाखून काटना, अगर नाखून काटने के लिए आप ऐसे बोलो कट द नेल, कि नाखून काट लो, बता अपने नाखून काट लो, कट योर नेल्स, या कट द नेल्स, कि चलो ऐसे बोल देता हूं कट योर नेल्स। तो ये स्पोकन में ठीक है कि अपने नाखून काट लो, ये स्पोकन में ठीक है, बोलने को आप मैसेज कन्वे कर दे, लेकिन आप भाषा को शुद्ध कर रहे हैं तो आप यहां कट नहीं कह पाएंगे। यहां पे कट तब लगता है जो वेजिटेबल वगैरह काट रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा पेयर योर नेल्स। यहां पे पेयर का मतलब है काटना, समझ रहे? तो ये इसे कहते हैं हम कोलोकेशन। तो इसी प्रकार से जब किसी इंसान को बेटा बेटी होता है तो हम कहते हैं ऊपर वाले ने उसे बेटे से नवाजा है, ऊपर वाले ने उसे बेटी से नवाजा है, ऊपर वाले ने उसे बेटा दिया है, उसे ऊपर वाले ने उसे बेटी दी है, कि ऊपर वाले ने उसे बेटा दिया, ऊपर वाले ने उसे बेटी दी है। तो बेटा इस बेटा देने या लेने को हम ब्लेस विद कहते हैं, इस लेन देन को ब्लेस विद कहते हैं। तो हम बोलेंगे अरुण एंड हिज वाइफ वर ब्लेस्ड विद, अरुण और उसकी वाइफ को ब्लेस किया गया है बेबी बॉय से, मतलब उनको बेटा हुआ आफ्टर 18 years ऑफ देयर मैरिज, मतलब शादी के 18 साल बाद उन्हें जाकर अब बेटा हो, तो ऊपर वाले ने ब्लेस किया, तो ब्लेस्ड विद। इनको हम ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि ये कोलोकेशन है, फिक्स्ड चीजें हैं, जो फिक्स चीजें हैं एज इट इज लगेंगे। आया बेटा समझ? ठीक है, देख रहे हो ये फॉर्मेट है बेटा एग्जाम का, ये एग्जाम का फॉर्मेट है। एग्जाम में कैसे पूछ रहा है? I looked at her face and found she was getting disturbed. I decided to drop that dash. अब ये क्या है? ये ट्रांसलेशन बेस्ड, पूरी इंग्लिश दो ही चीजों पर आधारित है, दो पिलर्स है बेटा इंग्लिश को सही करने के लिए जो टिकी हुई है दो ही चीजों पर। एक तो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक हो, एक सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक हो, है ना, ग्रामेटिकली, और दूसरा सेंटेंस लॉजिकली ठीक, दूसरा जो सेंटेंस है वो लॉजिकली ठीक हो। अब ग्रामेटिकली ठीक का अर्थ यह है सेंटेंस कॉन्सेप्ट जो है वो आपके मजबूत हो। ग्रामर इज सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर इज सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स की बात है। और लॉजिकली मतलब मीनिंग, तो जो आप बोल रहे हो उसका एक अर्थ भी होना चाहिए, जो बोल रहे हो उसका अर्थ भी होना चाहिए। तो अर्थ के हिसाब से बेटा यहां पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहां पर कर्ता नहीं, सब्जेक्ट यहां पर विषय है, सब्जेक्ट यहां पर कर्ता नहीं, सब्जेक्ट यहां पर विषय है। तो देखो आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मैंने पाया कि शी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, किया वो परेशान हो रही है कि मैं कुछ बोल रहा हूं। मैंने देखा उसके चेहरे की तरफ देखा, तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे लगा कुछ परेशान महसूस कर रही है, और फिर मैंने डिसाइड किया टू ड्रॉप, कि मैं ड्रॉप कर दूं, छोड़ दूं। यहां पे ड्रॉप का मतलब है छोड़ने का, मैं छोड़ दूं दैट विषय, कि जिस विषय में मैं बात कर रहा हूं उसे छोड़ दूं। हो सकता है ऐसे मानो कि ये जो लड़की है, ऐसे मानो ये जो लड़की है कि ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है। अब किसी इंसान ने बात करनी शुरू करी नॉन वेजिटेरियन चीजों पर, तो ये सुनकर थोड़ी डिस्टर्ब सी लगी, उसके फेस से ये जाहिर हुआ कि भाई शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग सच काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो उसने सोचा यार शी इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस कन्वर्सेशन,
तो उसने सोचा कि इस सब्जेक्ट को मैं चेंज कर दूं, हटा दूं, तो ये सब्जेक्ट मतलब उस विषय पे जिस विषय पे बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? समझ में आ रहा है ना बेटा? आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किससे है? शी इज एन इंडियन। सही एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ढूंढो। इसके अंदर कह रहा है एप्रोप्रिएट सेंटेंस बताओ कौन सा है एप्रोप्रिएट। और मैंने आपको बताया ये बड़े आसान होते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन में एक ही सेंटेंस है और एक जगह दिक्कत होगी, ज्यादा दो जगह दिक्कत होगी, तो उनको देख लो बस, वो डिफरेंट चीजों को। दिक्कत पता है इस टाइप के सेंटेंस में कहां होती है? जब चारों ऑप्शंस में अलग अलग सेंटेंस, जब चारों सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस हो तब दिक्कत होती है। बात समझ रहे? यहां पर अगर हम बात करें तो चारों सेम है सेंटेंस, एक जगह दिक्कत है, तो बताओ क्या? तो देखिए किस तरह से वो एरर लेगा। देखो क्या कहते हैं, शी इज ए इंडियन। इंडियन है तो ए इंडियन नहीं एन इंडियन होगा, तो मतलब आर्टिकल एरर लेगा, उसका मतलब है ये गलत। ग्रामेटिकली पूरा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, हाँ ये हो सकता है, शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, और शी इज ए इंडियन नहीं होगा, तो इसके अंदर भी एन चाहिए, तो देखो आर्टिकल एरर आए। अब कहता है आगे मैरिड टू एन यूरोपियन इंजीनियर। बेटा एन यूरोपियन, जो ये शुरू तो ई से हो रहा है, लेकिन यूरोपियन PEAN यूरोपियन, तो इसका साउंड जो है वो य का है, य का। और जो य का साउंड है तो ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड के साथ आप ए लगाएंगे, इसके साथ ए उचित होगा, एन नहीं। तो इसका मतलब है तो एन यूरोपियन नहीं ए यूरोपियन, तो इसका मतलब है ये भी गलत। और यहां ए यूरोपियन इंजीनियर, तो आंसर सी। आप बताइए समझ में आया क्या? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो छोड़ दूं। मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि बच्चा कहां कहां क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारी बातों का जवाब पहले ही दे दूं, ताकि बच्चों को पूछने की जरूरत ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी इफ यू थिंक यार कोई ऐसी बात जो आपके मन में हो कि जिसका रिप्लाई मैंने नहीं दिया, तो बेटा फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शी ओल्ड, कितना इजी है। मतलब कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं देता कि मैं आपसे ये कहूं कि बेटा इसे सोल्व करो, मैं इसलिए देता हूं बेटा इसे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो देखते ही सही हो जाएगा। प्रैक्टिस इतनी रखो। ये ऐसे क्वेश्चन तो टाइम बचाएंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो टाइम बचाएंगे। ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इनवाइट्स होगा यार, सो सिंपल, तो इनवाइट्स होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नियम है, या कह दो कि टेंस का नियम है। टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। छोटा सा क्लियर हो रहा है ना? तो ये क्वेश्चंस टाइम की सेविंग करते हैं और मोरल बूस्ट करते हैं बच्चों का कि हाँ यार ऐसे भी तो आते हैं इजी इजी, हमेशा डिफिकल्ट थोड़ी आते हैं। हाँ जी। तो हम फिर बताए सेंटेंस, एप्रोप्रिएट सेंटेंस चुनो, उचित सेंटेंस जो ग्रामेटिकली ठीक है। एप्रोप्रिएट सेंटेंस सुनो, तो अब सेंटेंस देखो कि जहां जो सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक, जैसे अभी इससे पहले सेंटेंस आया था तो उसके अंदर क्या था, एक गलती, क्या आर्टिकल एरर। हमसे क्या पूछ रहा था वो, आर्टिकल, कि बेटा पढ़ के बता कि इसमें आर्टिकल ठीक है कि नहीं। इसमें क्या पूछ रहा है जरा देखो, इसमें ग्रामर की किस चीज की डिमांड कर रहा है, इसमें ग्रामर की किस चीज की डिमांड है जरा देखो। हाँ जी, निर्मल और निर्मल, यारी दोस्ती रहने दे बेटा, अब बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे दोस्त। क्या है ना यार, तू दिमाग भटका, सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए, तू यारी दोस्ती में घुसा। हाँ जी, देखो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे। दस सुप्रिया, बेटा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, जब तक कि वो मतलब कुछ रेयर केसेस हैं उनमें आ सकता है, नहीं तो द सुप्रिया नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो ये द यहां पर गलत है, ठीक है। तो अगर ये द गलत है तो ए गलत,
ठीक है, सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये इसके अंदर मुझे कुछ ऐसी गलती लग नहीं रही, तो शायद ये आंसर हो, बाकी आगे भी पढ़ लो, जज कर लेंगे। सुप्रिया इज बेस्ट। अब बेस्ट क्या होता है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या है? सुपरलेटिव। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और बेटा नियम है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा जैसे यहां पे बेस्ट से पहले द है, यहां नहीं है, तो इसका मतलब है ये गलत। द सुप्रिया। अब पहले में और चौथे में सेम प्रॉब्लम, प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल। ये समझ लो, नाउन के 5 टाइप होते हैं ना, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तो अगर ये बात समझ में आई तो डी भी गई। तो बेटा अब जब 3 कट गए तो आंसर ये रहा। तो आंसर जो बी वाला सेंटेंस है वो ठीक है। तो बी वाला सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस ठीक है? बी वाला ठीक है। तो इसका मतलब है आंसर डी है। चलो ठीक है बेटा, अभी जवान हो, जवानी में ना भी कदम लड़खड़ा जाएंगे। ओहो क्या ही बताऊं, जवानी तू दीवानी ओ जिंदाबाद। चलिए, आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव एनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। तो फोकस से देखो, फोकस से देखो, इतना बेसिक का एरर है। फोकस से देखो, बेसिक का एरर, छोटा सा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, इतना सा भी मिस कर दिया, खटाक देने से पॉइंट मिस हो गया। इतना सा ही मिस किया, पॉइंट मिस हो जाएगा। आप देख लो। तो बेटा ये देखो, मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जो हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। छोटा सा पॉइंट। तो देखो विल मॉडल है, तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हैज जो होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर वर्ब होती है, और मॉडल के बाद प्लूरल वर्ब आती है। और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसने लिखा सेव। सेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बेटा सेव्ड होगा। यहां पर इन प्लेस ऑफ सेव यूज सेव्ड। दो कितना सिंपल सा। अब की बार सीजीएल पार, ठीक है। हाँ जी, तो जेरेमी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है जेरेमी विल नॉट हैव सेव्ड इनफ मनी, कि उसने पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं जोड़े होंगे बाय द टाइम द ईयर एंड्स, कि भाई ईयर के एंड तक वो पैसे नहीं जोड़ पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगला सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगला सेंटेंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ब्रिजेंद्र राजपूत, भाई तू ऐसे डांस की तारीफ करेगा तो मुझे शर्म आ जाएगी कसम से। बाकी डांस करते समय मैं पूरा बेशर्म हूं। आई लव डांस। अपनी जवानी के दिनों में बहुत किया करता था, अब तो बुढ़ापे में कभी कभी कर लेता हूं, तो डर डर के करता हूं कभी कमर ना लचक जाए बुढ़ापे में। जवानी के दिनों में तो मैं किसी को आगे नहीं जाने देता था मैं कभी। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक। स्टेक का मतलब होता है हिस्सा, स्टेक का मतलब होता है हिस्सा। स्टेक का मतलब होता है हिस्सा। मासिव होता है बहुत बड़ा बड़ा कर्ज, बड़े कर्ज। मासिव मतलब बड़ा, जो बड़ा कर्ज होता है। तो एरर बेटा इसके अंदर अगर मैं कहूं, हाँ, तो अब देखिए एरर जो है इसके अंदर वो पॉजेसिव एडजेक्टिव से एरर है। इसके अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव से एरर, पॉजेसिव एडजेक्टिव से एरर है। बाकी इसे हम पॉजेसिव डिटरमिनर भी कहते हैं। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो हो सकता है आप कोई किताब वगैरह पढ़े तो उसके अंदर कुछ टीचर डिटरमिनर्स भी बोलते, तो वो भी गलत नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो देखो जब कंपनी है, तो कंपनी है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये कंपनी जो है ये हमारा कॉमन जेंडर, कंपनी जो है हमारा न्यूटर जेंडर नाउन है, और न्यूटर जेंडर नाउन के लिए हम इट्स लगाते हैं। तो यहां पर इसने देयर लगा दिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये न्यूटर जेंडर है।
तो न्यूट्रल जेंडर है और सिंगुलर है तो फिर इट आएगा, यहाँ पे देयर नहीं हो सकता। अगर ये गलत है तो इसका मतलब है ये गलत है। अब यही पॉइंट तो यहाँ पर भी तो देयर कर दिया, उनका हिस्सा। तो कंपनी है तो इट्स स्टेक, कंपनी का हिस्सा, तो ये भी गलत। नो सेल, अब यहाँ पे कहता है इट्स, देखो यहाँ पे इट्स ठीक है लेकिन देयर दे दिया, तो ये भी तो प्लूरल है, तो ये भी गलत। आंसर ये रहा, इधर भी इट्स है इधर भी इट्स है। कंपनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट लगता है तो इट्स से पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स लगा है। तो यहाँ पर एरर है पॉसेसिव एडजेक्टिव को लेकर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे? हाँ जी। तो सारी चीजों का रिप्लाई लॉजिकली आप ले रहे हैं। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, परेशानी के समय में, शी प्रेज फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर। ओरेकल का मतलब जस्ट लाइक गॉड है ना, जस्ट लाइक गॉड। तो प्रे, प्रे मतलब क्या होता है? प्रार्थना। प्रे मतलब प्रार्थना, इसको दुआ भी कह देते हैं, इसको दुआ भी कह देते हैं। प्रेज मतलब प्रशंसा, एप्रिशिएट करना। प्रेज मतलब प्रशंसा, एप्रिशिएट करना। प्राइज मतलब जो होता है, प्राइस को क्या, कीमत। प्राइस जो हो जाएगा किसी भी चीज की कीमत। और यहाँ पर प्रे और ये भी, ये प्रे तो ये हमारा V1 है, और प्रेज ये भी, तो प्रार्थना और दुआ सेम है, ये दोनों सेम है। तो बेटा शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर प्रेज हो जाएगा। तो ये वाला प्रे नहीं हो पाएगा। ये जो प्रे होता है ना, इसमें एस नहीं होता, ये प्रे PREY, इसका मतलब होता है शिकार, इसका मतलब होता है शिकार, प्रे। क्लियर हुआ? तो आंसर हो जाएगा प्रेज, डी। ये हमारा एरर कहां से आया? ये एरर आया होमोनीम्स। ये ब्लैंक जो है ये आया हमारा होमोनीम्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। अच्छा, प्रे मूवी भी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आइए आगे देखें। इन टुडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल, कि आज की डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन काफी वाइडली अवेलेबल है, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है टू एवरीवन, हर किसी के लिए। बाय मेनी मीन्स, बाय मेनी मीन्स मतलब साधन के कई साधनों से, ऑफ मीडिया, मीडिया के कई साधनों से, सच एज जैसे कि टेलीविजन है, न्यूज़पेपर्स है, फिल्म्स है, सोशल मीडिया है। तो अब ये जो मीडिया है, ये मीडिया के मीन्स नहीं है, ये मीडिया की फॉर्म से बनावट, मीडिया की साधन नहीं है, मीडिया की बनावट है, मीडिया की फॉर्म्स। तो एक मीडिया के कई फॉर्मेशंस है, मीडिया के ये साधन नहीं है। ठीक है, मीडिया के ये साधन नहीं है, मीडिया की ये फॉर्म्स हैं। तो बेटा वाया वेरियस फॉर्म्स, ये उचित होगा। हाँ बिल्कुल डली हो बेटा, चारों तरफ फेमस हूं मैं, हर जगह वीडियो डली हुई है मेरी, है ना। लेकिन तुम आते हो, तुम लाइक वाइक तो करते नहीं हो यार, हैं यहाँ पर आकर तुम इतना बातें करते हो। तो देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कोई इस पूरी डेफिनेशन के लिए, कोई पूरी डेफिनेशन के लिए ऐसा शब्द बताएं जिससे इतनी बड़ी डेफिनेशन ना करनी पड़े, एक शब्द में इसका मीनिंग क्लियर हो जाए, एक शब्द में इसका मीनिंग क्लियर हो जाए, ये बताएं। तो ए पर्सन हु बिलीव्स दैट, एक इंसान जो विश्वास करता है कि जो गवर्नमेंट, जो कानून है और जो सरकार है, आर नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। तो बेटा इसका जो आंसर डायरेक्ट दे दूं, इसका आंसर होता है एनार्किस्ट। हिंदी में कहते हैं अराजकतावादी, अराजकता फैलाने वाला, अराजकता को सपोर्ट करने वाला, अराजकतावादी। एडवर्सरी, बेटा एक होता है हमारा शब्द एडवर्सिटी, एक शब्द है हमारा एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है परेशानी, संकट। परेशानी और संकट, ये सब ऐसे शब्द के मीनिंग निकलते, परेशानी, संकट, ये सब मीनिंग निकलते, और उसी से बना एडवर्सरी। तो एडवर्सरी होता है परेशानी देने वाला, परेशानी देने वाला,
परेशानी देने वाला, ठीक है, एडवर्सरी। एंटी क्राइस्ट, एक रूट वर्ड है एंटी, ये एंटी बेटा एंटी है, ये आंटी नहीं है ना, तो कभी सोचो आंटी है ये। एंटी मतलब होता है के खिलाफ, एंटी का मतलब होता है किसी के खिलाफ। तो अगर जैसे हम कहते हैं एंटी, हमने कहा एंटी टेररिस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा आतंकवादियों के खिलाफ। अब क्या जाएगा, एंटी नेशनल, हम कहें एंटी नेशनल, इसका मतलब है राष्ट्र के खिलाफ। तो अब यह क्या लिखा है, एंटी क्राइस्ट। तो क्राइस्ट कौन है, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो इंसान है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, इसका मतलब हो जाएगा अगेंस्ट क्राइस्ट, क्राइस्ट के खिलाफ, तो अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। अब एंटा में जो एंटी आया, इसका मतलब है, इसका मतलब भी खिलाफ। तो जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, जो हीरो के खिलाफ होते हैं उन्हें कहते हैं विलेंस। ये होते हैं विलेंस, जो हमारे एंटा, एंटी से ही एंटा बना, ये हमारे खिलाफ होते हैं, ये विलेंस होते हैं। तो इसी का एक एंटोनिम है, एंटागोनिस्ट का एक एंटोनिम है जिसे हम कहते हैं प्रोटागोनिस्ट। लिख लो, बहुत बढ़िया है, प्रोटागोनिस्ट। एक एंटागोनिस्ट होता है, एक होता है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट कौन होते हैं, जो फिल्म के हीरो होते हैं, जो फिल्म के हीरो होते हैं उन्हें प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, और जो फिल्म के विलन्स होते हैं उन्हें एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटा मतलब एंटी से निकला, एंटी मतलब अगेंस्ट, जो हीरो के खिलाफ हो। क्लियर हो गया। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो ये मैंने आपको वोकैबुलरी लिख दी, तो आंसर है एनार्किस्ट इस शब्द का। ठीक है, पूरी सिचुएशन क्लियर हो गया ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से एट द 11th आवर। तो देखो, जैसे हमारी घड़ी होती है, घड़ी में इधर 12 होते हैं, इधर 6 होते हैं, इधर 3 होते हैं, इधर 3 और इधर 9। अब पॉइंट इज, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई इंसान यहां से चला 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 और वो यहां पर आकर पहुंचे, कह रहा यार तो बिल्कुल 11वें घंटे में, फिर तो बिल्कुल लास्ट में आया, तो लास्ट हुआ कि अंत में। तो जब किसी समय की का अंत हो जाए, जैसे ऐसे माने कि मैंने किसी से कहा कि मैं यहां पर 1 घंटे रुकूंगा, मैंने कहा किसी से मैं यहां 1 घंटे रुकूंगा, और वो मेरे पास आखिर के 5 मिनट में आया, तो बोलूंगा यार यू केम हियर एट द 11th आवर, बिल्कुल अंत में ही आया यार, तो बिल्कुल। तो एट द 11th आवर का मतलब है अंत, एंड, किसी भी चीज की समाप्ति। तो क्या कहता है, एट द 11th आवर, एट द पॉसिबल टाइम, एट द डिस्टेंस, एट द ब्रेक ऑफ द डे, एट द प्रेजेंट टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, लास्ट के पॉसिबल मोमेंट पे पहुंचना। समझ में आया कि नहीं, लास्ट के पॉसिबल। तो ये बना भी यहीं से, ये कहावत भी बनी भी इसी वजह से। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्या है, ये स्पेलिंग से। ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है स्पेलिंग से। मैंने कहा ना, अब मैं स्पेलिंग भी लेकर आऊंगा डेली आपके लिए, एक स्पेलिंग, एक या 2 स्पेलिंग आपकी जरूरत के अनुसार मैं लेकर आता रहूंगा। तो ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निब एट द बर्थ। तो बेटा एक कहावत है, एक कहावत है निब, एक कहावत है निब। एड भी बोल देते हैं, इन भी बोल देते हैं, एड भी बोल देते हैं, इन भी बोल देते हैं, निप इन द बड। इसका मतलब है कि बुराई का, किसी भी बुराई का शुरुआत में ही अंत कर देना, बुराई का शुरुआत में अंत कर देना। किसी भी बुराई का शुरुआत में अंत कर देना, निप इन द बड। ये अपने आप में एक ईडियम है, ये अपने आप में एक ईडियम है, और इस ईडियम के माध्यम से उसने स्पेलिंग ले ली कि इसकी स्पेलिंग ठीक कर दो, इसकी स्पेलिंग ठीक कर दो। तो बेटा इसकी जो स्पेलिंग होगी वो होगी निब्ड, NIPPED, NIPPED, निब्ड इन द बड। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसकी स्पेलिंग होगी निब्ड इन द बड, कि ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निब्ड इन द बड।
बट कि अगर किसी इंसान के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी नजर आती है तो शुरुआत में ही खत्म कर दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं। आज 18 क्वेश्चन हुए हमारे। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब। तो देखो क्या कह रहा है, डायरेक्ट ग्रामर भी पूछ रहा है हमसे डायरेक्ट ग्रामर भी पूछ रहा है। मैंने कितना बार कहा है आपसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लो। एक एक शब्द का, हम पूरे वाक्य को इकट्ठे नहीं समझ सकते, आप एक एक शब्द को करके समझो, आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच मजबूत कर लो। तो यहां पर भी अब देखो एडवर्ब ही पूछ रहा है हमसे एडवर्ब पूछ रहा है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर जो अंडरलाइंड वर्ड है, इसके लिए आपको एक एडवर्ब चुनना होगा। आई कंप्लीट, क्योंकि फॉरगेट एडवर्ब की चुन रहा है। आई फॉरगॉट, फॉरगॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब को डिफाइन करने के लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए। तो आई कंप्लीट फॉरगॉट, मैं पूरी तरह भूल गया हर बर्थडे, उसके बर्थडे को। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता हाउ टू मेक इट अप टू हर, कि भाई अब मुझे नहीं पता कि अब मैं इसको कैसे मतलब इस चीज का कैसे समाधान करूं। तो अब यहां पे क्या कह रहा है, आई कंप्लीट फॉरगॉट, मैं पूरी तरह से भूल गया। तो कंप्लीट फॉरगॉट, तो इसके स्थान पर आपको एक एडवर्ब लिखना है। तो इसके स्थान पर एक एडवर्ब जो होगा वो ये, क्योंकि कंप्लीटिंग जो हो जाएगा वो वर्ब भी हो सकता है, वो जिरंड भी हो सकता है, और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। कंप्लीटली ये एडजेक्टिव क्या कहते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट है ना, जो कंप्लीट है वो वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो कंप्लीट, जैसे कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसा, कंप्लीट। तो कंप्लीट एडजेक्टिव भी होता है और एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो एडवर्ब। और कंप्लीटेड ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, और ये पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, ये पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। कंप्लीटनेस, जिस वर्ड के एंड में नेस हो, मेंट हो, ये सब वर्ड जो होते हैं ये नाउन होते हैं, और वो डिमांड कर रहा है एडवर्ब की, और एडवर्ब है सी, कंप्लीटली। क्लियर है? डन बेटा? तो आज की क्लास ओवर। सी यू, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, सेम चैनल। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, स्लीप टाइट।